धन्यवाद श्रीकांत। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सबसे पहले मैं दोबारा से भूमकाल ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे एक और सेशन में आप लोगों के साथ वार्तालाप करने का मौका प्रदान किया है। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं आपके साथ, ये फोकस करेगा सर्वभारतीय स्तर पे माओवाद का जो प्रसार एवं विस्तार हो रहा है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एग्जैक्ट टॉपिक ऑफ माय पेपर इज emerging trends of Maoist movement in India। मैं आपको ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हम लोग सबको पता है कि भारतवर्ष में माओवादी आंदोलन का शुरुआत 1967 में हुआ था। दार्जिलिंग जिला, वेस्ट बंगाल स्टेट का दार्जिलिंग जिले का एक छोटा सा गांव नक्सलवारी से नक्सलवाद का आंदोलन शुरू हुआ। मैं इतिहास के तरफ ज्यादा जाने नहीं चाहूंगा, फिर भी थोड़ा सा आपको ले जाता हूं पीछे। नक्सलवाद जहां यहाँ शुरू हुआ था भारतवर्ष में 1967 में, उस समय एक छोटा सा गांव से वो शुरुआत हुआ था। बेसिक इशू था जमींदार लोगों का, जो आदिवासी चासी लोगों के ऊपर जो अत्याचार था उसके अगेंस्ट में जो एक आंदोलन शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे करके वही छोटा सा गांव नक्सलवाद से निकल के वेस्ट बंगाल में फैल गया, आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया एंड धीरे धीरे करके भारतवर्ष का अन्य स्टेट्स में भी पहुंच गया। ये अलग बात है कि फर्स्ट फेज ऑफ नक्सल मूवमेंट वही 1967 में जो शुरुआत हुआ था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उसको 1-2 साल में दबा दिया। उसके बाद बहुत सालों तक लोग ये सोचते रहे कि नक्सलवाद भारत से खत्म हो गया, लेकिन चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल सांताल का लीडरशिप में नक्सलवाद आंदोलन वहीं से निकल के दूसरे जगहों पे फैल गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक छोटी सी शुरुआत जहां हुआ था, एक छोटी सी चिंगारी जहां भड़की थी नक्सलवाद का जो नक्सलवारी में, वो छोटी सी चिंगारी आज आप देखोगे सर्वभारतीय स्तर में, अगर आप देखना चाहोगे तो छोटी सी चिंगारी आग बन के भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में फैल चुका है। आप छत्तीसगढ़ का नाम ले लीजिए, झारखंड का नाम ले लीजिए, उड़ीसा का नाम ले लीजिए, वेस्ट बंगाल का नाम ले लीजिए, महाराष्ट्र का नाम ले लीजिए, सम एरियाज ऑफ यूपी आप ले लीजिए। बहुत सारा ऐसे प्रांत हैं जहां पे नक्सलवाद अपना विस्तार कर चुका है। तो आज का इसी संदर्भ में मैं एक चीज सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि हमने अगर भारतवर्ष में माओवाद का जो विस्तार हुआ है उसको हम देखेंगे तो एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि रिवॉल्यूशन नेवर प्रोसीड्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, but revolution proceeds on a zigzag line। revolution proceeds on a zigzag line। इसका मतलब ये है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो ये माओवाद का आंदोलन जो है, आप उसका इतिहास 1967 से 2020 तक का इतिहास आप अगर देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये नक्सलवाद और माओवाद जो है वो सीधी सरल रेखा में कभी नहीं गया है। उसका ग्राफ सीधा कभी नहीं है, उसका ग्राफ ऊपर नीचे करके हुआ है। दैट मींस जिगजैग मैनर में उसका ग्राफ हुआ है। कभी उसका ग्राफ ऊपर की तरफ गया है तो कभी उसका ग्राफ नीचे की तरफ आया, क्योंकि ये एक पुरानी माओवाद सिद्धांत है कि उनका सिद्धांत है कि माओवाद और रिवॉल्यूशन जन आंदोलन कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती है। उसका जो लाइफ स्पैन होता है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अप्स होने का मतलब ये नहीं है कि आंदोलन अपना पूरी मुहिम तक पहुंच गया और उसका आंदोलन खत्म हो गया, और अंत होने का मतलब ये नहीं है, डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि आंदोलन अंत हो गया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि 1967 से 2020 तक का इतिहास माओवाद का जो रहा है भारतवर्ष में, उसमें काफी सारा उतार चढ़ाव इसने देखा है।
अभी लोग इसको सोचते अभी लोग इसको सोचते थे कि ये आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन जब ऐसे सोचा जाता था कि आंदोलन खत्म हो गया है तो ये आंदोलन फिर किसी दूसरी जगह पे अपना डेंजरियस रूप लेके सामने आ जाता। तो आज इसी संदर्भ में मैं आपको कुछ बातें रखना चाहूंगा जो अभी कुछ सालों में से उभर के आ रहा है। ये आंदोलन में पिछले कुछ सालों से कुछ नई चीजें उभर के आ रही है जो जो कि बहुत जरूरी है रिसर्चर लोगों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, आम जनता के लिए जानना, क्योंकि जानने से ही इसका कुछ समाधान निकल पाएगा। सब कोई चाहते हैं माओवाद का समस्या का समाधान हो, लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए पहले इस समस्या को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं जानने से इस समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखना चाहता हूं जो कि अभी पिछले कुछ सालों में ये भारत का माओवाद आंदोलन में उभर के आया है। पहला चीज, इसीलिए मैं बोला कि मेरा टॉपिक जो है एमर्जिंग ट्रेंड्स इन माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। तो पहला जो एमर्जिंग ट्रेंड है, पहला जो उभरता हुआ चीज है जो कुछ सालों में से दिखाई दे रहा है, जो कुछ सालों में नोटिस किया जा रहा है, वो है रीऑर्गेनाइज, रीग्रुप एंड रिलोकेशन। दोबारा से मैं बोलना चाहूंगा, रीऑर्गेनाइज, रीग्रुप एंड रिलोकेशन। आप अगर पिछले कुछ साल से देखेंगे तो भारत में जो सीपीआई माओइस्ट का जो लीडरशिप है, सीपीआई माओइस्ट का जो लीडरशिप है, उनका जो टॉप रैंकिंग लीडरशिप कुछ हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको आइदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया, कुछ ऐसे भी हैं जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में मार गिराया, और कुछ ऐसे भी हैं जो उनका ओल्ड एज के कारण से उतना एक्टिव नहीं रह पाए। इसी संदर्भ में मैं कुछ नाम आपको बोलना चाहूंगा कि एक तो है छेरुकुरी राजकुमार, जो आजाद के नाम से ज्यादा मशहूर हैं, और दूसरा नाम है मालोजुला कोटेश्वर राव, जो किशन जी के नाम से ज्यादा मशहूर थे। ये दोनों टॉप रैंकिंग माओइस्ट लीडरशिप थे, टॉप रैंकिंग सीपीआई माओइस्ट के लीडर थे। इनको इनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट कर। दूसरा नाम इस संदर्भ में मैं लेना चाहूंगा कोबाद गांधी का नाम। कोबाद गांधी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे नाम है, बहुत सारे टॉप रैंकिंग लीडरशिप हैं जो उनका सेंट्रल कमिटी के मेंबर रह चुके हैं, उनका पॉलिट ब्यूरो के मेंबर रह चुके हैं, उनका सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के मेंबर रह चुके हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारा प्रभाव था, लेकिन सिक्योरिटी ऑफेंसिव्स के कारण उनको आइदर एलिमिनेट कर दिया गया, एनकाउंटर में मार गिराया गया, या फिर उनको अरेस्ट कर दिया गया। इसी संदर्भ में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये वन साइड ऑफ द पिक्चर है। उसका दूसरा साइड ऑफ द पिक्चर है, डेफिनेटली ये इतना बड़ा बड़ा लीडरशिप का लॉस होना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन मैं हमेशा से ये मानते आ रहा हूं कि सिक्योरिटी नक्सल ऑर्गेनाइजेशन और सीपीआई माओइस्ट जैसा ऑर्गेनाइजेशन वो एक हाईली सिक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। दे वर्क अंडरग्राउंड। ऐसा बहुत सारे सेकंड लेवल के लीडरशिप हैं जिनका नाम आज तक ना तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पता है, ना मीडिया वालों को पता है। और वो लोग वो सेकंड लाइन लीडरशिप इतना अच्छी तरह से ट्रेंड है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस्ड है उनका कि वो कभी भी आके जो खाली पोजीशंस है उसको ऑक्यूपाई कर सकते। इसी संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगा सबसे बड़ी चेंजेस, जो बड़ा चेंज सीपीआई माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है अभी कुछ सालों में, वो है उनका जो पहला जनरल सेक्रेटरी गणपति। ही इज द फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीआई माओइस्ट। सीपीआई माओइस्ट जब 2004 में बना था उस टाइम में उसका जनरल सेक्रेटरी हुए थे गणपति। अभी हाल ही में 2018 में सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी गणपति वो वाज रिप्लेस्ड, उनको रिप्लेस किया गया एक अलग नाम से। उनका नाम हो गया जस्ट अ सेकेंड, बासवराज। बासवराज वाज
tip top to become the general secretary. He became the general secretary replacing गणपति. ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था जो काफी दिनों तक अननोटिस्ड गया. सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन ये काफी बड़ा चेंज हुआ था. इससे क्या मत हुआ था, गणपति जो है, गणपति का अगर आप फंक्शनिंग स्टाइल देखेंगे, गणपति का फंक्शनिंग स्टाइल वाज मोर आइडियोलॉजिकल बेस्ड. बट बासवराज जो है, बासवराज इज ए गुरिल्ला लीडर. ये सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले ही वाज द चीफ ऑफ, उनका जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसका वो चीफ था. ही हैज ए वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर. अदर देन दैट ही इज ए, वो टेक्नोलॉजिकली वेरी साउंड. ही इज टेक्नोलॉजिकली, बहुत दिमाग है उसका, क्योंकि वो खुद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रह चुका है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है वो. एंड इट इज नोन दैट वन बासवराज का जो उसका जो स्ट्रेंथ है वो है उसका मिलिट्री स्किल्स, और गणपति का जो स्ट्रेंथ था वो था उसका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट. तो ये दोनों चीज को आप कंपेयर करेंगे तो एक अलग तरह का ट्रेंड उभर के आ रहा है. जब बासवराज जब जनरल सेक्रेटरी बन गया, उसके बाद में आप अगर देखेंगे जितना भी मतलब सीपीआई माओइस्ट का ऑपरेशन हुआ है वो बहुत ही डेडली, बहुत ही भयंकर हुआ. बासवराज is known to be an expert on गुरिल्ला वारफेयर. लैंडमाइन यूज करने में उसका बहुत एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपर्टाइज रहा है. ये सब चीजें अगले दिनों में माओइस्ट मूवमेंट का जो ऑपरेशंस होगा उसमें इसका प्रभाव काफी मात्रा में दिखाई देगा. दूसरा चेंजेस जो हुआ है वो है माडवी हिमा. मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये नाम शायद बहुत लोगों के लिए नया होगा. माडवी हिमा, अभी अगर हम विभिन्न सूत्रों से जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको उस पे जाएं तो माडवी हिमा अभी सीपीआई माओइस्ट का जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, अभी ही इज द चीफ ऑफ दैट सेंट्रल मिलिट्री कमीशन. एंड माडवी हिमा इज बासवराज का राइट हैंड मैन माना जाता है. ये चीज बहुत मायने रखता है, इसलिए क्योंकि माडवी हिमा एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करता है, छत्तीसगढ़ का. बिलोंग्स टू ए ट्राइबल कम्युनिटी एंड ही इज द फर्स्ट, पहली टॉप रैंकिंग माओइस्ट कैडर होगा जो कि इतना बड़ा पोजीशन में पहुंचा. तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस अगले कुछ सालों में, अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ दिनों में एक ये जो माओवादी आंदोलन भारतवर्ष में चल रहा है इसका दिशा परिवर्तन करने के लिए काफी है. और इसका सिग्नल्स, इसका सिंबल्स हमको मिल चुका है. माडवी हिमा जो मैं नाम आपके सामने अभी बताया, पिछले कुछ महीना पहले जो छत्तीसगढ़ में 17 सीआरपीएफ पर्सन्स को मार गिराए थे, ये माडवी हिमा वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड दिस अटैक. वो ही आदमी था जो ये अटैक को एग्जीक्यूट किया था जिसमें 17 सीआरपीएफ पुलिस वालों को जान गई. तो ये जो चेंज आ रहा है, एक तो चेंजेस गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम द मीडिया, सरकार और मीडिया बहुत समय में ये दिखाते रहते हैं कि ये टॉप रैंकिंग माओइस्ट लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया, टॉप रैंकिंग माओइस्ट लीडर को अरेस्ट कर दिया. यस, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है सरकार के लिए, लेकिन ये जो अचीवमेंट है इसको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ लेना जरूरी होता है. क्योंकि देखिए, आपने अरेस्ट कर दिया, कुछ लोगों को अरेस्ट कर दिया, कुछ बड़े लोगों को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन वो जो मैं आपको बता रहा हूं, उनको अरेस्ट हो जाने से ये आंदोलन वहीं खत्म नहीं हो जाता. उनको अरेस्ट होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब की आके वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं और मे भी वो आंदोलन को एक दूसरी दिशा, जो कि बहुत भयानक भी हो सकता है, दूसरी दिशा तरफ ले सकते हैं. तो अभी का जो सिचुएशन है, गणपति के रिप्लेसमेंट के बाद बासवराज जो आया और ये माडवी हिमा जो आया, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये अगले दिनों में भारतवर्ष में माओवादी आंदोलन को और तीव्रतर करेगा. उनका जो गुरिल्ला ट्रिक्स है, उनमें जो यूज ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशंस है,
उसमें जो एनिहिलेशंस है, ये सब चीज को दोबारा से वो लोग और अच्छी तरह से यूज करने का प्रयास करेंगे। तो ये पहला चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। दूसरा चीज, मैं और एक नया चीज जो उभर के आया है पिछले कुछ सालों में से, देखिए शुरुआत से आप अगर देखेंगे तो भारत में माओवाद आंदोलन जब से शुरुआत हुआ, तब से ये आंदोलन बेसिकली जमीन के ऊपर फोकस कर रहा, लेकिन धीरे धीरे बदलते समय के साथ अभी पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो ये माओवाद का जो समस्या है और ये माओवादी लोगों का जो काम करने का तरीका है, ये जमीन के साथ साथ अलग मुद्दों पर भी अभी वो अपने आप को पेनेट्रेट करने का कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप झारखंड में देखेंगे या उड़ीसा में कुछ एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे आदिवासियों के बीच में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, वो है जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन हमारा है, ये नारा ये उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ का कुछ इलाकों का आदिवासियों में बहुत ज्यादा चल। अभी ये माओवादी, सीपीआई माओइस्ट और बहुत सारा स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, ये आंदोलन, ये एक जन आंदोलन, दिस इज ए पॉपुलर रेजिस्टेंस मूवमेंट। ये जन आंदोलन को सीपीआई माओइस्ट हाईजैक करना चाहते, ये हाईजैक करके उसी के माध्यम से वो अपना एक अलग सपोर्ट बेस बनाना चाहते, वो अपना लड़ाई में साधारण आदमियों को इन्वॉल्व करके उनको अपना शील्ड बनाना चाहता है। तो ये चीज, ये नया नया इश्यू को जो पिकअप कर रहा है सीपीएम माओइस्ट, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो होती है ना, ये आंदोलन का दिशा निर्धारण करती है, ये उनका गतिविधियों का दिशा निर्धारण करती है। जैसे मैंने आपको भी बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सबको पता है कि माओवाद बोलते हैं कि दे आर अगेंस्ट अंडर डेवलपमेंट, वो अंडर डेवलपमेंट को विरोध करते हैं थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग माओइस्ट्स आर द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टैकल्स फॉर डेवलपमेंट। वो ही सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है उन्नति का, विकास का। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मैं हमेशा से, मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरुद्ध में नहीं, मैं हमेशा से बोलता हूं कि भारतवर्ष में विकास अगर होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए रियलिटी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वो भी एक रियलिटी है। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि वो डिस्प्लेसमेंट को आप कितना अच्छी तरह से रिहेबिलिट एंड रिसेटलमेंट करें, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये माओवादी लोग ये डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम को भी दे आर पिकिंग अप। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत से ज्यादा में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि लोग विकास का विरुद्ध में नहीं है, लेकिन वो प्रोटेस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट के मामले को। लेकिन तभी वहीं पे माओवादी लोग घुस जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल भी, उदाहरण देना चाहूंगा। कलिंगनगर जो उड़ीसा में जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, कलिंगनगर में पिछले कुछ सालों पहले जब टाटा का एक इंडस्ट्री आ रहा था, स्टील इंडस्ट्री, टाटा का इंडस्ट्री आ रहा था, तो वहां का लोकल आदिवासी जिनका जमीन गया हुआ था, वो लोग वो रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, क्लेम के लिए फाइट कर रहे थे। इट वॉज अ वेरी पॉपुलर मूवमेंट, लोगों का सपोर्ट था, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहता था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन बीच में उसको पेनिट्रेट कर गए माओवादी। जब माओवादी पेनिट्रेट कर गए, दे हाईजैक्ट द पीपल मूवमेंट एंड इनोसेंट ट्राइबल पुलिस का गोली का शिकार बने। पॉस्को, जो उड़ीसा में पॉस्को का एक प्लांट आने वाला था, पॉस्को को अभी सेम चीज हुआ। पॉस्को का जो हुआ, पॉस्को बहुत सारा उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का उनका प्रोपोजल था। जमीन का भी मतलब लैंड एक्विजिशन हो रहा था, लैंड एक्विजिशन हो रहा था, उसी से में वो आ गया इशू रिसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, कंपनसेशन, ये सब इशू जब आने लगा तो वहां पे फिर से ये माओइस्ट ग्रुप्स वहां पेनिट्रेट कर गए। दे हाईजैक्ट the whole movement, the whole popular resistance movement, and finally POSCO had to leave Odisha and development halted, but Maoist celebrated. सेम थिंग हुआ नियमगिरी में। नियमगिरी में वेदांत एक फैक्ट्री लाने वाला, प्लांट लाने वाला था, एल्युमिनियम प्लांट लाने वाला था, लेकिन वहां पे
ट्राइबल्स लोगों का जो ट्राइबल्स ने जो उसका विरोध किया, ट्राइबल लोगों ने जो उसका विरोध किया, तो उसके बाद मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया। देन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ कि वहां पे बंद हो गया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये सब जो पॉपुलर मूवमेंट हो रहा है, ये सब जो पीपल्स रेजिस्टेंस मूवमेंट हो रहा है, जहां पे दूर दूर तक एक्सट्रीमिज्म का कोई छाप नहीं है, सीपीआई माओइस्ट बहुत स्ट्रेटेजिकली ये सब मूवमेंट को पिकअप कर रहा है, लीडरशिप को पिकअप कर रहा है, कॉमन मैन को पिकअप कर रहा है और अपना ताकत बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। तो ये एक अलग तरह का मुहिम सरकार के विरुद्ध में छेड़ने के लिए अपना कोशिश जारी रख रहा है। ये दूसरा चीज मैं आपको बोला। नाउ अभी मैं आपको और एक चीज बोलना चाहूंगा, जो कि मैं अभी आपको बोल रहा था कि पिछले कुछ सालों में से अगर हम देखेंगे, कैजुअलिटी का हिसाब करेंगे, माओइस्ट हिंसा के कारण जो कैजुअलिटी होता है उसका अगर आप रिकॉर्ड लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डाटा आप अगर देखेंगे, तो पिछले कॉन्टिन्यूअसली कुछ सालों में से वो नीचे नीचे होते आ रहा है। हम लोग का सिक्योरिटी फोर्सेस का डेथ नीचे होते आ रहा है, कॉमन मैन का डेथ नीचे होते आ रहा है, नंबर ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स वो नीचे होते आ रहा है। और इसी वजह से बहुत सारी जगह पे ये एक सोच बिल्डअप कर गया है कि भारत में माओइस्ट और माओवाद धीरे 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 करके खत्म हो रहा है, दे आर गेटिंग वीक। ये एक तरह का लाइन है सोचने के लिए। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि भारत का इतिहास जो है, भारत का माओवादी आंदोलन का जो इतिहास है, माओइस्ट मूवमेंट का जो इतिहास है, वो इतना सिंपल नहीं कि हम कुछ कैलकुलेशंस कर लें और बता दें कि हाँ माओइस्ट खत्म हो गए या माओइस्ट कम हो रहे। अगर ऑब्वियसली कुछ सालों में से वायलेंट इंसिडेंट्स में कमी आई हुई है, कुछ सालों में से डेथ नंबर ऑफ डेथ पर्सन्स में कमी आई हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माओवाद जड़ से खत्म हो रही। ये इसी संदर्भ में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। कुछ साल पहले, प्रोबेबली इट वाज इन 2009, सीपीआई माओइस्ट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। उस डॉक्यूमेंट का नाम है अर्बन पर्सपेक्टिव प्लान, यूपीपी। मैं ये इसको इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि अगर हम हेड काउंट को छोड़ दें तो हम दूसरी तरफ से अगर देखेंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि माओवाद कैसे भारत में अपना काया विस्तार कर रहा है। हाँ, अगर हेड काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि हम माओवाद कम हो रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे वो अपना किधर किधर विस्तार कर रहे हैं तो हमको लगेगा कि नहीं भाई, ये कम कहाँ हो रहा है, कम कहाँ हो रहे हैं। तो अर्बन प्रोस्पेक्टिव प्लान अगर आप देखेंगे, वो है उनका है ये पर्सपेक्टिव प्लान, उनका एक प्री प्लान। सी माओइस्ट डू नॉट वर्क इन ब्लाइंडनेस, वो अंधेरे में तीर नहीं मारते। दे हैव ए प्रॉपर फॉर्मूला, उनका एक प्रॉपर फॉर्मूला है जो जो कि माओ जेदोंग से आता है। माओ सेतुंग का फॉर्मूला ये है कि आप पहले अपने आप को गुरिल्ला जोन बनाओ रूरल एरियाज में, आफ्टर दैट गुरिल्ला जोन्स आर बिल्ट अप इन रूरल एरियाज, एनसर्कल द सिटी एरियाज, कैप्चर द सिटीज, देन फॉर्म द गवर्नमेंट। ये है उनका प्लान, इसी स्ट्रैटेजी पे वो काम करते हैं। तो उनके हिसाब से अगर हम जाएं, वो देखें, तो वो अपना गुरिल्ला जोन्स इन रूरल एरियाज वो बना चुके हैं। अभी उनका जो फोकस है इनटू द अर्बन एरियाज। इसलिए 2009 में उन्होंने अपना एक बनाया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन पर्सपेक्टिव प्लान, यूपीपी, और उसी के हिसाब से उसी दिन से वो लोग काम कर रहे हैं। और अभी अगर हम देखेंगे तो वो इंडिया का जो अर्बन सेंटर्स है उसमें पेनेट्रेट कर चुके हैं। उनका एक उन्होंने बनाया है एक गोल्डन कॉरिडोर। गोल्डन कॉरिडोर जो बनाया है वो पुणे, मुंबई और अहमदाबाद को लिंक करता है। पुणे, मुंबई और अहमदाबाद, देखिए सिटी, दीज आर ऑल बिग सिटीज। एंड ये यूपीपी के माध्यम से यहाँ पे माओवादी सीपीआई माओइस्ट पहुंच चुका है। दूसरा है गंगा कॉरिडोर। गंगा कॉरिडोर लिंक करता है आपका दिल्ली, कानपुर, पटना, कोलकाता।
such vital locations, such vital urban centers, such commercial centers of India, यहाँ पे सीपीआई माओइस्ट अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ट्राई जंक्शन, एक ट्राई जंक्शन है उनका, वो ट्राई जंक्शन जो है वो दैट इज चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु। चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु में उनका ट्राई जंक्शन। दीज आर ऑल अर्बन सेंटर्स, ये सभी अर्बन सेंटर्स है, शहरी एरिया है, यहाँ पे वो पहुंच चुके हैं, अपना काया विस्तार कर चुके। तो एक तरफ डेफिनेटली उनका लीडरशिप अरेस्ट हो रहा है, उनका लीडर्स को जेल में डाला जा रहा है, हिंसा की संख्या में कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपना जगह कहीं अलग बना रहे। ये एक स्ट्रेटेजी है, दिस इज नॉट एक्सीडेंट, दिस इज नॉट एक्सीडेंट, ये दुर्घटना नहीं है, ये सही, ये सोची समझी चाल है सीपी माओइस्ट का कि भाई अभी हमारा स्ट्रेंथ कम है, अभी हमारा ताकत कम है, क्योंकि हमारे लोग ज्यादातर अंदर जेल में डाले गए हैं, हमारा लीडरशिप बुढ़ा हो रहा है, हमारा लीडरशिप को मारा जा रहा है, तो हम नई जगह पे पहुंचे, नई जगह में अपना फिर से अपना जमावड़ा खड़ा करें। यही उनका सर्च है, जिससे यूपीपी पे वो काम कर रहे हैं। अभी दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि सीपीआई माओइस्ट अभी अपना रीजनल ब्यूरोज बना रहा है, रीजनल ब्यूरोज बना के अपना ऑर्गेनाइजेशन को और ताकत देना चाहता है। तो अभी डिफरेंट रिपोर्ट्स के अनुसार भारतवर्ष में सीपीआई माओइस्ट का 5 रीजनल ब्यूरो काम करता है, 13 राज्य कमेटी काम करते हैं, 2 स्पेशल एरिया कमिटीज काम करते हैं और 3 स्पेशल जोनल कमिटीज काम करते हैं। ये एक स्टैटिस्टिक्स है, ये ये बढ़ते रहता है, घटते भी रहता है, बट दिस इज हाउ दे आर स्प्रेडिंग। देन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट, और आप अगर स्वाधीनता के बाद का इतिहास देखेंगे भारतवर्ष में, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे काफी सारा इंसर्जेंसीज, एक्सट्रीमिज्म ग्रो किया है, लेकिन वहां पे माओवाद का समस्या कभी नहीं। माओवाद, सीपीआई माओइस्ट वहां तक, या उससे पहले पीडब्ल्यूजी, या उससे पहले एमसीसी, या उससे पहले सीपीआईएमएल, वो कभी वहां अपना छाप नहीं, पहुंच नहीं पाए। लेकिन सीपीआई माओइस्ट अभी पिछले कुछ सालों में अपने आप अपना एक पॉलिसी बनाया हुआ है, जिसको मैं बोलता हूं लुक नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी। ये लुक नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी की तरह उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्पेशल फोकस डालना शुरू कर दिया। पिछले कुछ साल पहले उन्होंने एक अपर असम कमिटी बनाया है। अभी तक नॉर्थ ईस्ट में से, ना कि असम में से या फिर अन्य कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से, कोई बड़ा माओवादी वारदात सामने नहीं आया है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि माओवादी वहां पे पहुंच चुके हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन वो लोग वहां पे बना रहे हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा डेंजरस चीज है कि उन्होंने कुछ नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट ग्रुप्स, जैसे कि रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना पार्टनरशिप बना लिया है। और सोचिए, अगर सीपीआई माओइस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में एक पार्टनरशिप बन जाता है, एक कनेक्टिविटी बन जाती है, तो अगले दिनों में ये समग्र भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि वहां से ये लोग, सीपीआई माओइस्ट लोगों के पास सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में उनका जो आर्म्स एंड एमुनिशन पहुंचने के लिए कोई सुविधा नहीं हुई। तो ये जो लुक नॉर्थ ईस्ट एक अनदर इमर्जिंग ट्रेंड है, जिसको हम लोग को सोचना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग को विस्तार से जानना चाहिए। देन आप सभी को पता है कि शुरुआती समय में नक्सलवाद का पहला दौर में साउथ इंडिया, भारतवर्ष का दक्षिण भाग, नक्सलवाद का प्रभावी क्षेत्र रह चुका है। लेकिन धीरे धीरे
वहां से इसका प्रभाव खत्म हो चुका था। आंध्र प्रदेश में उनका प्रभाव खत्म हो चुका था, केरला से उनका प्रभाव खत्म हो चुका था, कर्नाटका से उनका प्रभाव खत्म हो चुका था, तमिलनाडु से उनका प्रभाव खत्म हो चुका था। ऑफ कोर्स तेलंगाना का कुछ एरिया में उनका प्रभाव अभी भी है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स में अभी सीपीआई माओइस्ट साउथ इंडिया में अपना एक ग्रैंड रिवाइवल का स्ट्रेटेजी की तरह काम कर रहा है। वो साउथ इंडिया में फिर से अपना सिर उठाना चाहता है और अपना आंदोलन को उनके हिसाब से एक पैन इंडियन स्टैच्यूर तक लाना चाहता है। देन सेंट्रल इंडिया का स्टेट्स आप सभी को पता है कि लाइक ओडिशा, आपका मैं सेंट्रल इंडिया का बात पहले बोलना चाहूंगा। सेंट्रल इंडिया में भी कुछ लोकेशंस में उनका प्रभाव काफी ज्यादा रहा। अभी हाल ही में कुछ साल पहले उन्होंने अपना एक बनाया है नॉर्थ गढ़चिरौली गोंडिया बालघाट डिविजनल कमिटी। ये महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया स्ट्रेटेजिक एरियाज को लेके इन्होंने बनाया। तो सेंट्रल इंडिया में भी ये अपने आप को पहुंचाना चाहते, कुछ वहां ऑलरेडी वो दे हैव देयर प्रेजेंस ओवर देयर, लेकिन ये कमिटी बना के वो अपना वो जो सीमित क्षेत्र में अपना प्रभाव जो रखते हैं उस प्रभाव को वहां से दूर दूर इलाके तक पहुंचाना चाहते। अभी उन्होंने एक नॉर्दर्न रीजनल ब्यूरो भी बना रखा है। कुछ साल पहले उन्होंने नॉर्दर्न रीजनल ब्यूरो बना के रखा है जो नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली दिल्ली फरीदाबाद जैसा इलाकों में अपना काम करते रहे। पिछले कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आया था एनडीएमसी का। एनडीएमसी में जो उनका सफाई कर्मचारी यूनियन जो है, एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का जो सफाई कर्मचारी यूनियन है, उस यूनियन में सीपीआई माओइस्ट अपना लोगों को प्लांट कर चुका था, ऐसा रिपोर्ट कुछ साल पहले इंटेलिजेंस में आया हुआ। तो ये देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये सब एक इमर्जिंग ट्रेंड है। ये ट्रेंड को समझना पड़ेगा। ये ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि वो ना अभी सीपीआई माओइस्ट ट्रेडिशनल लोकेशंस को छोड़ के नॉन ट्रेडिशनल लोकेशंस पे पहुंचना चाह रहा है और ये ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस और पॉलिसी मेकर्स they have to work on a counter plan। तो ये सब ट्रेंड को समझना पड़ेगा ना। अभी मैं और एक तीसरी बात आपको बताना चाहूंगा। आर्म्स, उनका जो आर्म्स एंड एमुनिशन क्या था, वो ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्म्स एंड एमुनिशन, धनु तीर जो हम बोलते हैं, यही था उनका। लेकिन अभी आप पिछले कुछ सालों का अगर आप उनका मोडस ऑपरेंडी देखेंगे, उनका काम करने का तरीका देखेंगे सीपीआई माओइस्ट का, तो अभी आपको पता चलेगा कि वो लोग दिन ब दिन सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी अपना रहे। अपना जो लड़ाई है उनका, जो भारत के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में उनका जो लड़ाई है, उस लड़ाई में वो डे बाय डे, डेली बेसिस पे वो नया नया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। मैं हाल ही का बात बता रहा हूँ, 6-7 महीने पहले, 6-7 मंथ बिफोर, छत्तीसगढ़ में उनका जो सबसे प्रभावी नक्सल एरिया है, दैट इज बस्तर। वो बस्तर एरिया में 2 सीआरपीएफ कैंप जो जंगल में हैं, जंगल में जो सीआरपीएफ कैंप हैं, वो सीआरपीएफ कैंप के ऊपर रात को ड्रोन्स देखे गए। ड्रोन्स का मतलब समझते हैं आप, हाउ दिस इज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय मिलिट्री। अभी मिलिट्री विभिन्न देशों में, विभिन्न प्रांतों में जो मिलिट्री है वो ड्रोन्स यूज करता है, ताकि ये ड्रोन्स अनमेन्ड रहता है ना, तो ये ड्रोन्स जाके एनिमी का पता लगाता है, उनका लोकेशन का पता लगा। तो सीपीआई माओइस्ट ने अभी ड्रोन यूज करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सीपीआई माओइस्ट ड्रोन बना रहा है, लेकिन सोचने की बात यह है, ड्रोन उनके पास आ कहां से रहे, पहुंच कहां से आ रहा है सर ड्रोन उनके पास।
उसको ऑपरेशन करने का ट्रेनिंग उनको कौन दे रहा? ये चीजें सोचने वाली बात। देन झारखंड में करीब कुछ महीना पहले एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था सीपीआई माओइस्ट के अगेंस्ट में, एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था। मिडिल ऑफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का बीच में ही 37 वायरलेस सेट्स 37 वायरलेस सेट्स काम करना बंद कर। पहले जब माओइस्ट कैंप में पुलिस का रेड पड़ता था, पहले जब पुलिस का रेड होता था माओइस्ट कैंप में जंगल में, तो वहां पे माओइस्ट लिफलेट्स मिलते थे, उनका कुछ मतलब सरकारी फोर्सेस में से जो आर्म्स एंड अम्युनिशन जो छीना हुआ है वो मिलता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में से देखा गया है, जहां पे भी माओइस्ट कैंप में रेड हुआ है, वहां माओइस्ट कैंप में रेड होते वक्त वहां पे टैबलेट्स मिल रहे हैं, वहां पे सेल फोन्स मिल रहे हैं, वहां पे लैपटॉप्स मिल रहे हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कुछ सालों में से ये भी उभर के आया है कि माओइस्ट सीपीआई माओइस्ट का जो कैडर्स हैं वो गूगल अर्थ जैसे मोबाइल ऐप हैं, वो सब ऐप को प्रॉपरली यूज कर रहे हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये एक नई दिशा के तरफ पॉइंट आउट करता है कि माओइस्ट लोग वो जो ट्रेडिशनल वारफेयर जो है उनका गुरिल्ला वारफेयर जो था, ट्रेडिशनल वारफेयर जो वार टेक्नोलॉजी था, उसको बढ़ा के अपना कैपेबिलिटी को ऐड कर रहे हैं और वो लोग टेक्नोलॉजी को अपना वारफेयर में ऐड कर रहे हैं। तो ये चीज को ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है माओइस्ट का जो मोडस ऑपरेंडी में, और इसको पकड़ना पड़ेगा सरकार के तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस के तरफ से, और इसी के हिसाब से सरकार का अपना रणनीति जो है वो अपनी रणनीति में भी इसका परिवर्तन लाना पड़ेगा। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि सीपीआई माओइस्ट, पर्टिकुलरली सीपीआई माओइस्ट अपना फॉर्मेशन होने के बाद बहुत सारा अटैक्स ऐसा किया है जहां पे वो आईईडी का यूज में वो अपना मास्टरी प्रूव कर चुका है। वो लोग बेसिकली यूज करते हैं, एक है कमांड वेयर आईईडीज, रेडियो कंट्रोल्ड आईईडीज, विक्टिम ऑपरेटेड आईईडीज। ये जो तीन तरह का आईईडी जो है ये उनका मतलब ये यूज करने में उनका मास्टरी आ गया है, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तक बहुत सारा इंसिडेंट्स ऐसा हुआ है जहां पे सीपीआई माओइस्ट ने सिक्योरिटी फोर्सेस का माइन प्रूफ व्हीकल्स जो है उसको भी ब्लास्ट करके उड़ा चुकी है। तो ये जो नया यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइटिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस, ये जो नया ट्रेंड है इसको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, और सीरियसली लेके इसका काउंटर ऑफेंसिव मेजर्स फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। पिछले अभी मैं बता रहा था आपको, ये मेरा डाटा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डाटा है। उस डाटा के हिसाब से हम अगर जाएंगे तो पिछले कुछ सालों में से जो कैजुअलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, माओइस्ट लोग जो अटैक करते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कैजुअलिटी होता है वो कैजुअलिटी में काफी कमी आई हुई है। ये इसका एक दूसरा एंगल भी है। ये दूसरा एंगल ये है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी भी हो सकता है सीपीआई माओइस्ट का। क्यों ये हो सकता है? क्योंकि अभी ये लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं। दे आर नो मोर लेफ्ट एडवेंचरिस्ट्स। पहले बहुत सारा जगह पे हमने देखा है कि माओइस्ट ग्रुप्स को एडवेंचरिस्ट्स बोला जाता था, लेकिन दे आर नो मोर द लेफ्ट एडवेंचरिस्ट्स। नाउ दे हैव चेंज themselves into strategists। वो लोग स्ट्रेटेजिकली अपना जो ऑफेंसिव है, अपना जो अटैक है उसको स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहे हैं, ताकि उनको भी कम से कम कैजुअलिटी है, क्योंकि जितना कैजुअलिटी उनका इस बीच में हो रहा है वो दे कैन नॉट अफोर्ड टू मेक इट मोर एंड मोर। तो इसलिए वो लोग डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन जहां पे भी उनको मौका मिलता है, जहां पे भी उनका फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी होता है, दे नेवर फेल to outsmart the security forces, जिसके वजह से ये जैसा कि रिसेंटली छत्तीसगढ़ में हुआ था, जहां पे 17 सीआरपीएफ पर्सनल को एक ही बार में एम्ब्यूज में उन्होंने मार डाला।
तो ये सब जो चेंजिंग मिलिट्री टैक्टिक्स है, चेंजिंग सिक्योरिटी टैक्टिक्स है, इसको भी गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी डिलेमा है, उस सिक्योरिटी डिलेमा में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक बात ये भी है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का बात करें, तो टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट फोर्सेस को सीपीआई माओइस्ट कभी भी मतलब चैलेंज नहीं कर सकता कि उनसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वो यूज नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि ये सब जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए उनके पास साधन कहां से पहुंच रहा है, इक्विपमेंट कहां से पहुंच रहा है, उनको ट्रेनिंग कहां से मिल रहा है, ये सब चीजों को जब तक लोकेट नहीं कर पाएंगे, तभी तब तक हम सिक्योरिटी माओइस्ट का ये जो टेक्नोलॉजिकल वारफेयर है, उसको बंद करना भी एक बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में से ये भी एक नया एंगल, नया डायरेक्शन उभर के आया है, जहां पे हमने देखा है कि जो अभी मैं आपको बोल रहा था, जो अर्बन पेनिट्रेशन जो है सीपीआई माओइस्ट का, विभिन्न जगह अर्बन लोकेशंस पे उन्होंने जो पेनिट्रेट करके रखा है, इसके वजह से एक कॉर्पोरेट माओइस्ट का जो नेक्सस है वो उभर के आ रहा है। चंदा लेना, कॉन्ट्रैक्टर लोगों से रेगुलर बेसिस पे रैंसम कलेक्शन करना, ये तो पहले से ही था। लेकिन अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जो जहां पे काम हो रहा है, मान लीजिए जैसे कि कोई पिछले कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आया था छत्तीसगढ़ में, एक सेलुलर फोन कंपनी अपना टावर लगा रहा था जंगल में, तो दे पेड सम क्रोर्स ऑफ अमाउंट। और जो माओइस्ट का जो नेक्सस अभी सामने में आ रहा है, इस कॉर्पोरेट माओइस्ट का जो नेक्सस है, ये एक बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि माओइस्ट लोग जहां पे भी अपना प्रभाव विस्तार कर चुके हैं, चाहे वो अर्बन लोकेशन हो या रूरल लोकेशन है, वहां पे मतलब अभी काफी सारा कंपनीज आ रही हैं, काफी सारा फैक्ट्रीज आ रही है। इट मीन्स ह्यूज मनी, बहुत सारा पैसा वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ये जो नेक्सस इनका जो बिल्डअप हो रहा है, ये नेक्सस अगर ब्रेक नहीं हुआ, तो इन लोगों के पास काफी सारा पैसा आ जाएगा, और वो पैसा के बदले में वहां पे डेवलपमेंट भी रुक जाए। तो ये एक अलग तरह का मतलब मैं बोलूंगा फाइनेंशियल टेररिज्म के तरफ एक उंगली दिखाता है। तो इसको भी नजर में रखना पड़ेगा जब पॉलिसी मेकर्स को कि अपना जो नए नए काउंटर ऑफेंसिव पॉलिसी बनाएंगे, तो इस एंगल से भी उनको सोचना पड़ेगा। और एक चीज जो है, बहुत सालों से एक बात चर्चा में रही है, हेडलाइंस में रही है, कि सीपीआई माओइस्ट को जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है, लाइक बहुत सारा यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पे से इंटरनेशनल सपोर्ट्स उनको मिलता है। मैंने आपको बताया था गूगल अर्थ के बारे में, अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था। गूगल अर्थ इज ए कॉमन ऐप, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वो जो उनका जो सीजर हुआ था, जब उन्होंने वो लैपटॉप रिकवर किया था, तो वो वहां से पता चला कि वो जो गूगल ऐप में जो वो लोग आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, दैट आईपी एड्रेस जनरेटेड फ्रॉम नेदरलैंड्स। तो ये एक बहुत बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा साइबर इशू बन जाएगा अगर इस तरह का इशू को ना रोका गया तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सीपीआई माओइस्ट एक सोची समझी स्ट्रेटेजी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। वो अर्बन रूरल एरिया में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के बाद अर्बन एरिया में पेनिट्रेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपने तरफ खींच रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपने एडवांटेज में यूज कर रहे हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट भी थ्रू टेक्नोलॉजी दे आर ट्राइंग टू गेट इट आउट। तो दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। इस सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ साल में, मे बी 4 years बैक, 3-4 साल पहले एक बार झारखंड में एक जगह पे एनकाउंटर हुआ था। झारखंड में एक जगह पे जब एनकाउंटर हुआ था, तो एक सीपीआई माओइस्ट कैडर का जो बॉडी रिकवर हुआ था, डेड बॉडी रिकवर हुआ था, उसको जब पोस्टमार्टम करने के लिए ले गया हॉस्पिटल, तो वहां पे टू एवरीबॉडी सरप्राइज दैट डेड बॉडी, उस डेड बॉडी में से बॉम्ब निकला, एक्सप्लोसिव प्लांट किया गया था उस डेड बॉडी में। तो अभी तक सीपीआई माओइस्ट ने ह्यूमन बॉम्ब यूज नहीं किया है, लेकिन ये जो मामला आया था निकल के, उस टाइम में काफी सारा हेडलाइंस में भी था कि डेड बॉडी में से एक्सप्लोसिव्स निकल रहे हैं। दैट मींस दे आर आल्सो ट्राइंग टू
acquire that technology to damage the country. तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, उनका मिलिट्री स्ट्रेटेजी में चेंजेस आ रहे हैं, उनका पिकिंग अप द इश्यूज में चेंजेस आ रहा है, उनका एरियाज में चेंजिंग आ रहा है। ये जो चेंजेस है, ये जो ये इमर्जिंग ट्रेंड्स है, एंड दिस इमर्जिंग ट्रेंड्स को नजर में रख के सरकार को अपना स्ट्रेटेजी में भी चेंजेस लाना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में सरकार को बहुत सारा शॉर्ट टर्म्स गेन मिला है। चाहे आपको आजाद का एनकाउंटर बता लीजिए, कि कोबाड गांधी का अरेस्ट बता लीजिए, ये सब चीजें जो है ये शॉर्ट टर्म्स गेन, ये शॉर्ट अभी समय आ गया है कि ये सब जो शॉर्ट टर्म्स गेन है, ये शॉर्ट टर्म्स गेन्स को लॉन्ग टर्म सक्सेस में चेंजेस करने। तो इसी संदर्भ में मैं अपना जो पेपर है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इमर्जिंग चेंजेस है, इमर्जिंग ट्रेंड्स है, इसको नजर में रख के क्या क्या पॉसिबल चेंजेस सरकार अपना स्ट्रेटेजी में कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत का माओवाद का इतिहास, माओइस्ट मूवमेंट का इतिहास, शुरू में बताया था मैं आपको कि अप्स एंड डाउन्स इनका एक रेगुलर फीचर है। ये जिगजैग मैनर में प्रोग्रेस करता है, लेकिन कभी हाई हो या कभी लो हो, अभी तक इनका जो इतिहास रहा है, ये अभी तक ये कभी भी कंप्लीटली वीक नहीं हो पाए। तो इनको वीक कैसे किया जाएगा? इनको वीक किया जा सकता है जब तक इनका जो नया जो चीजें ये कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहते हैं अपना स्ट्रेटेजी। they have a fixed goal to reach, and to reach that goal, वहां तक पहुंचने के लिए वो अपना स्ट्रेटेजी में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अपना स्ट्रेटेजी में परिवर्तन लाते रहते हैं। तो मूल तरह ये परिवर्तन को जब तक समझ नहीं पाएंगे, तब तक उनका जो स्ट्रेटेजी का रिटर्न स्ट्रेटेजी, काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं बन पाए। तो इस संदर्भ में मैं ये रखना चाहूंगा कि ये जो पिछले कुछ सालों में से सिक्योरिटी फोर्सेस हावी पड़ रहे हैं माओइस्ट के ऊपर, ये जो अपर हैंड है सिक्योरिटी फोर्सेस का माओइस्ट के ऊपर, इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसको बढ़ावा किस तरह मिल पाएगा? इसको बढ़ावा मिल सकता है दो चीजों में से। जो दो चीजें, एक है आपका जो ग्राउंड इंटेलिजेंस, जो ग्राउंड इंटेलिजेंस होता है, उसको आपको स्ट्रंग करना पड़ेगा। जब तक, क्योंकि सीपीआई माओइस्ट का जो ये जो उनका स्ट्रेटेजी है, दे यूज द लोकल्स मे बी बाय फोर्सिंग देम, बाय टेरराइजिंग देम, बाय गेनिंग ओवर देम, कोई भी तरह से, लेकिन वो उनको यूज करते हैं अपना एक शील्ड की तरह। तो वहां से उनका जो मूवमेंट है, वहां से उनका मूवमेंट का रिपोर्ट, वहां से उनका मूवमेंट का इंटेलिजेंस रिपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आना चाहिए। तभी जाके इनका जो रेशियो ऑफ अटैक्स, सक्सेस रेशियो ऑफ अटैक्स, ये कम हो पाएगा। दूसरी चीज, गवर्नमेंट को एक अलग तरह का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजी ये था कि सीपीआई माओइस्ट को और माओवाद लोगों को रूरल एरियाज में कैसे उनको खदेड़ा जा सके या कैसे उनको वहां से रोका जा सके। अब जब सीपीआई माओइस्ट का कैडर्स शहरी इलाका में पहुंच चुका है, अब जब सीपीआई माओइस्ट का ऑर्गेनाइजेशन शहरी इलाकों में बन चुका है, तो वहां का प्रॉब्लम, वहां का सिचुएशन डिफरेंट है, वहां का इश्यूज भी डिफरेंट है जिसको सीपीआई माओइस्ट पकड़ेगा या पकड़ रहा है। तो शहर में माओवादियों को कैसे डील किया जा सकता है, उनका इन्फ्लुएंस शहरी इलाकों में कैसे कम किया जा सकता है, इसके ऊपर विस्तार से सरकारी लेवल में, गवर्नमेंट लेवल में, पॉलिसी लेवल में एक डिस्कोर्स आना चाहिए एंड चेंजेस आना चाहिए। जो शहरी इलाकों में बहुत पॉसिबिलिटी है कि सीपीआई माओइस्ट इस ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं छात्रों में घुसने के लिए, वो कोशिश कर रहे हैं लेबर यूनियंस में घुसने के लिए,
वो कोशिश कर रहे हैं स्लम्स एरियाज में घुसने के लिए। तो ये सब जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, स्टूडेंट्स, the your labor trade unions, slums, these are the vulnerable sections, and these vulnerable sections needs special focus so that CPI Maoists do not penetrate into this. आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि काफी सालों में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोल लीजिए या गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स का बारे में बोल लीजिए, डेवलपमेंट इश्यूज, डेवलपमेंट एक फोकस एरिया रहा है एंटी माओइस्ट कैंपेन में। लेकिन ये फोकस एरिया जो है ये इंप्लीमेंटेशन लेवल में भी ट्रांसलेट होना जरूरी है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेशा एक्ट जो हो गया, कि आपका ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स जो हो गया, आपका MGNREGA हो गया, ऑल दीज आर लैंडमार्क लेजिस्लेशन, बहुत अच्छे लेजिस्लेशन। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वहां पे चूक हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो सुफल होना चाहिए, जिसका जो फ्रूट होना चाहिए, वो एक्चुअल राइट पर्सन के पास पहुंच ना पाता है और जिसका एडवांटेज सीपीएम को ले जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ राइट पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट पॉलिसीज इन ए राइट मैनर, ये गवर्नमेंट का मोटो रहना चाहिए। देन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो मल्टीपल सिक्योरिटी फोर्सेस जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं, ये मल्टीपल सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में समन्वय का अभाव काफी समय बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। कोऑर्डिनेशन among the security forces, multiple security forces is very much essential, and coordination मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऊपरी लेवल में कोऑर्डिनेशन एट द ग्राउंड लेवल। वहां पे अगर CRPF और स्टेट पुलिस फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके बीच में अगर आदान प्रदान नहीं होगा, उनको पता चलना चाहिए कि किसका क्या काम है, कौन क्या काम करेगा, तभी जाके उनका जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच एसेंशियल। कंटेनमेंट, आपको सपोज आप पता है कि सपोज मान लीजिए मलकानगिरी का MV69 ब्लॉक इज ए माओइस्ट एरिया। आपको पता है MV69 ये माओइस्ट एरिया, आपको वो MV69 को कंटेन करना पड़ेगा कि माओइस्ट वहां से कैसे स्प्रेड ना करके दूसरा जगह पे ना जा पाए। तो दिस साउंड्स वेरी सिंपल, ये बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब उसको आप रिफ्लेक्ट करेंगे काम में, क्योंकि वहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि वहां पे हम लोग का जो इंस्टीट्यूशंस, सरकारी संस्थाएं जो हैं, उनका क्रेडिबिलिटी काफी सालों से ये माओवाद का प्रभाव के वजह से काफी सालों से उनका क्रेडिबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क बन के रहती है। तो वो सब वहां पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सरकार को अपना क्रेडिबल प्रेजेंस वहां पे जाहिर करना पड़ेगा। अपना क्रेडिबल प्रेजेंस वहां पे वो जाहिर करेगा सरकार, तभी जाके वहां के लोग सरकार के ऊपर यकीन करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर यकीन करेंगे और माओवादियों का सिद्धांत से दूर भागेंगे। माओवादी का जो डर उनके मन में है वो डर उनके मन से भागेगा, तभी जाके सरकार का प्रोग्राम वहां पहुंच पाएगा, सरकार के लोग वहां पहुंच पाएंगे, सरकार वहां पहुंच पाएगा। अगर वहां सरकार नहीं पहुंचती है, देन सरकार का कोई प्रोग्राम वहां नहीं पहुंच पाएगा, सरकार का कोई फोर्स वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू ब्रिज द गैप बिटवीन द रूल एंड द रूल। सरकार और लोगों के बीच में जो गैप क्रिएट हो गया है काफी सालों में से, बिकॉज अब सरकार का पॉलिसी का फेलियर मान लीजिए या माओवादियों का स्ट्रेटेजी का सक्सेसफुल मान लीजिए, जो भी वजह हो, लेकिन एक गैप क्रिएट हो गया है, इसको मानना पड़ेगा। दैट गैप, वो जो गैप है वो गैप को फिलअप करना पड़ेगा, और वो गैप फिलअप कर सकता है क्रेडिबल गवर्नेंस, प्रेजेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस who can deliver the goods for the governed and who can make people realize that they have a government whom it can believe
who the government can work for them. तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं आज के संदर्भ में आपको बोलना, ये बताना का मेरा एक ही मोटिव था कि ये जो नया नया चेंजेस हो रहा है सीपीआई माओवादिस्ट का स्ट्रेटेजी में, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है, ये इमर्जिंग ट्रेंड्स को पकड़ने के बाद, इसको पकड़ने के बाद उसी के हिसाब से गवर्नमेंट को भी सरकारी हिसाब से अपना चेंजेस लाना पड़ेगा, अपना पॉलिसीज में चेंजेस लाना पड़ेगा, सो दैट द पॉलिसीज विल आउटस्मार्ट द ट्रेंड्स। तो सबसे पहले ये इमर्जिंग चेंजेस, इमर्जिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। उसको समझने के बाद उसी हिसाब से गवर्नमेंट को अपना पॉलिसी बनाना पड़ेगा, सो दैट माओवाद का जो विस्तार है उसको हम खाली एक एंगल से ना देखें, हेड काउंट से ना देखें, बट ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसी चेंजेस के हिसाब से देखेंगे, तभी जाके लॉन्ग टर्म सक्सेस इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिल सकता है, जो कि बहुत जरूरी है। आज का भारत को अगर हम न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं तो भारत में से माओवाद का सिद्धांत, माओवाद का लड़ाई को खत्म करना बहुत जरूरी है। आई थिंक आई एम डन, थैंक यू वेरी मच। और अगर इस संदर्भ में किसी भी तरह का आपको अगर कोई क्वेरीज, क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं उसका रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।